So, hello students, good evening. After a long break, I am back to you. But today, in a slightly different situation. आप सबको मालूम होगा शायद कि मेरा स्टेटस चेंज हो गया है. And now, I have been removed from your classes. I have been asked to go back. I don't know the reason. It was a shock, एक सदमा था for all of the students and to me also. काफ़ी कुछ सोचा मैंने और कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह होगी, क्योंकि I was the face of your institute. आप यहाँ आने से पहले मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते थे. And I never thought that I am an employee there. जिन लोगों ने मुझसे मिले होंगे उन्होंने रियलाइज किया होगा कि I was talking in the authority of that institute. But now I realized कि उन्होंने मेरे चेहरे को बेचा और जब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा उन्होंने और मुझे कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है. मैंने भी सोचा जब मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों रहूं. लेकिन जब आप लोगों के फीडबैक और रिस्पॉन्स आए मेरे पास तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो आपके साथ वो न्याय नहीं होगा. दैट विल नॉट बी जस्टिस विथ यू. So I have decided to stay here. I will be here. I will be teaching chemistry to you. And moreover, now I will be in a better position to serve you. क्योंकि अब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है. मैं एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस केमिस्ट्री टीचिंग आपको दे सकूंगा जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं. कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा जैसा कि आजकल हो रहा है, विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल. 11th क्लास के बच्चों को जब तक स्टोकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो जाता तब तक उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो ही नहीं सकती है. और अगर होती है देन इट विल नॉट बी फेयर विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको कुछ बताया नहीं जा सकता अदर देन डेफिनेशन एंड ऑल. IUPAC नॉमेनक्लेचर और उसके बाद कुछ डेफिनेशन बताया जा सकता है, उससे आगे बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सट्रीम ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को यूज करता है. और जब तक केमिकल बॉन्डिंग की पूरी डेप्थ ना हो स्टूडेंट्स को, जब तक पीरियोडिक प्रॉपर्टी की पूरी डेप्थ ना हो स्टूडेंट्स को, जब तक उसे ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन का डेप्थ नहीं हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है. और इसलिए जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिला दिया जाता स्टोकियोमेट्री में, मोल कॉन्सेप्ट में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में,
पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में, तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं था। तो ठीक है, अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो सुनो। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जब तक ये लॉकडाउन चलता है तब तक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसी तरह से कंटिन्यू रखूंगा जैसे कि मैं कर रहा था। अब आज से आपकी ये क्लासेस रिज्यूम हो रही है और आप अपने तपस्या में लग जाइए उसी तरह से जैसे लगे हुए थे। मेरे पास जो भी कॉन्टैक्ट्स थे, जो आप डाउट पूछते थे व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसके थ्रू जो मेरे पास नंबर वगैरह आए थे उन नंबर्स पे मैं ये लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, लिंक प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। अगर कोई छूट जाता है जो नहीं है, जिनका नंबर नहीं है मेरे लिस्ट में, तो आप उनको ये लिंक पास कर देंगे। दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प टू मी एंड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मैंने सोचा कि आज शुरू करने से पहले थोड़ी सी सिचुएशन आपको मैं समझा दूं कि क्या परिस्थिति बनी। All of a sudden I was asked to leave this place. I was asked to stop lecturing you. Even I could not understand any reason for that, but it has happened and that is history now. But हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स वाले लोग हैं and we never look back what has happened, always look forward। और आगे अब शायद ज़्यादा अच्छा होगा, शायद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन अब हट जाएंगे और हम बेहतर तरीके से अपने मिशन के तरफ प्रोसीड कर रहे होंगे। सो जस्ट हैव फेथ इन मी। आपका कहीं से कोई नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी एंगल से। थोड़ा सा ये टाइम डिफ़िकल्ट है, कोरोना की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं, अदरवाइज इट वुड हैव बिन डन इन ए मच बेटर वे। बट फिलहाल जो है उसमें हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। तो आज से मैं आपकी क्लासेस को रिज्यूम कर रहा हूँ और मूल कॉन्सेप्ट में जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक मुझे याद है आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाना शुरू किया था मैंने, है ना, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन में 2 यूनिट मैंने आपको कराया था, फर्स्ट एक परसेंटेज स्ट्रेंथ और दूसरा मोलरिटी। और मैंने आपको कहा था कि मोलरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट है। मोलरिटी के बिना तो हम केमिस्ट्री में आगे कहीं बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आज फिर मोलरिटी को जरा सा हम प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हुए, क्योंकि आप तो भूल गए होंगे सब पक्का, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए थोड़ा सा मोलरिटी को फिर से रिविजिट करके और मोलरिटी में ही आगे मैंने बोला भी होगा लास्ट लेक्चर में कि अब अगले क्लास में हम डाइल्यूशन फार्मूला, मिक्सिंग फार्मूला एंड देन एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी करेंगे। तो आज थोड़ा सा मोलरिटी के प्रीवियस लेक्चर को हम रिवाइज करेंगे क्योंकि आप भूल गए होंगे। सो बाकी सारी चीज़ों को अब आज के बाद हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो गया सो गया, वो एक हिस्ट्री था एंड इट हैपन्स, इट्स ए वेरी यूजुअल थिंग। बट हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए,
आपको कभी सुनाया था मैंने, याद है क्या? कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, बस कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो हम लोग कांटों में राह बनाएंगे। ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट में हम आज है ये 18 हम मोलेरिटी स्टार्ट किए थे। तो आज जैसा मैंने कहा मोलेरिटी को थोड़ा सा रिवाइज करके एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। मोलेरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने का एक यूनिट है और ये किस तरह से डिफाइन हुआ था? इट इज moles of solute in 1 liter of solution at a given temperature। आज मैं आपको टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा कि टेम्परेचर की बात क्यों हो रही है यहाँ पे। मोलेरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। एक एग्जाम्पल से इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फिर से जरा देख लो कि सपोज करो हमारे पास एक बीकर में V लीटर सॉल्यूशन है और मान लो ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और इसमें सोडियम क्लोराइड के N मोल प्रेजेंट हैं। कितने मोल? N मोल। तो मोलेरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो क्या कहेंगे कि V लीटर हैज N मोल, so 1 liter will have N upon V mole and 1 liter में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मोलेरिटी। तो ये बताओ कि यही मोलेरिटी का फॉर्मूला हो गया कि नहीं? सो मोलेरिटी इज N upon V। मोलेरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। एक आध सिंपल सिचुएशन से पहले मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा क्लियर कराता हूँ आपको। ये सपोज कहा जा रहा है कि इफ NaCl solution is 29.25% M by V, mass by volume, determine molarity of this solution। आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ में मैंने बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ M by V। जब हम लिखते हैं M by V तो उसका मतलब होता है कि मास ऑफ सोल्यूट इन 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज में। तो अगर हम उस M by V को देखें तो 29.2% M by V का मतलब क्या हो गया कि 29.25 ग्राम NaCl in 100 ml सॉल्यूशन। अब देखो मोलेरिटी के लिए क्या चाहिए?
मोलरिटी के लिए चाहिए अपने को n नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। याद रहे यहां पे वॉल्यूम लीटर में है। अब देखो यहां पे वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, तो ये बताओ कि ये 100/1000 लीटर होगा कि नहीं, ये 0.1 लीटर हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे मास मालूम करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मास दे रखा है 29.25, मोलर मास NaCl का 58.5 होता है। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ये होता है 58.5 ग्राम पर मोल, है ना। तो यहां से देखो तो ये 1/2 है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ मोल आ गया, वॉल्यूम पता है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, N/V। मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा N/V। N इज वाट, अभी अभी निकाला हमने 0.5, वॉल्यूम कितना है 0.1 लीटर, ये था 0.5 मोल। बताओ ये क्या हो गया, 5 मोल पर लीटर, और इसी को बोलते हैं मोलरिटी, 5 मोलर। समझ गए। सो मोलरिटी इज N/V। अगर मोलरिटी नोन हो और N एंड V में कोई एक नोन हो तो दूसरा हम मालूम कर सकते हैं। बेसिकली इस फॉर्मूले में 3 चीज है, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, और उन तीनों में से कोई भी 2 अगर मालूम है तो थर्ड को हम मालूम कर सकते हैं। सही है ना। तो अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो, कहा जाए डिटरमिन मास ऑफ किसका ले लें, KBr present in 250 ml 1.5 molar solution, 250 ml 1.5 molar solution। इस बार क्या क्या मालूम है, इस बार मालूम है हमें मोलरिटी एंड वॉल्यूम। तो देखो फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इज N/V। क्या क्या मालूम है, मोलरिटी मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। और अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। 12 लेक्चर हो गए पीछे मोल कॉन्सेप्ट के। सो 12 नहीं 13 हो गए, 13 लेक्चर। सो N इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन याद रहे कि ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है 250 ml। बताओ ये 0.25 लीटर है या नहीं, 1000 से डिवाइड कर देंगे, और इसलिए नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा कितना, 1.5 इंटू 0.25 मोल, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ये बेसिकली कितना हो गया, ये हो गया 15/4, 1.5/4 पॉइंट, या ऐसे ही रहने दो इसको। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आ गया तो बताओ कि मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ KBr का मोलर मास होता है 39 + 80, पोटेशियम 39 एंड ब्रोमीन 80, सो इट इज 119 ग्राम पर मोल। तो मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास होगा ना।
मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल होता है ना, मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल होता है। तो नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना, 1.5 इंटू 0.25 इंटू मोलर मास 119। इसको अगर हम अप्रॉक्स सॉल्व कर लें अगर 119 को 120 ले लें तो 120 इंटू 1.5 180 का 1/4 अप्रॉक्सीमेटली ये 45 ग्राम, थोड़ा कम ही आएगा, 44 पॉइंट समथिंग आएगा, 45 ग्राम के आसपास आ जाएगा। समझ रहे हो? एक बार और देखो, कह रहा है what volume of a 2 molar HCl solution contains 7.3 gram 7.3 gram of HCl। वॉल्यूम पूछा जा रहा है। अब देखो वॉल्यूम पूछा जा रहा है, दिया क्या है, मोलरिटी एंड मास। मास ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स भी नोन है। तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सबसे पहले फॉर्मूला देख लो एक बार फिर से, क्या था, मोलरिटी इज इक्वल टू N/V। वॉल्यूम सॉल्व करना है, मोलरिटी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा मास से। बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू इट्स मास 7.3 अपॉन मोलर मास। HCl का मोलर मास 1 + 35.5 इट इज 36.5 ग्राम पर मोल। इन सब में आप बहुत फ्लुएंट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो 7.3 अपॉन 36.5, ये 36.5 73 होता तो 2 हो जाता है, ये 0.2 है, 0.2 मोल है। नंबर ऑफ मोल्स पता है, वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ही निकालना है, मोलरिटी पता है 2। ये बताओ कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलरिटी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 0.2, मोलरिटी इज हाउ मच, 2 मोलर, 2, so it is 0.1 लीटर 100 मिलीलीटर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको करा रहे हैं मोलरिटी रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मोलरिटी पे पूरी एक लेक्चर हुई थी, लेक्चर 13 शायद लेकिन ब्रेक आ गया तो मुझे लगा कि आप लोग भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा बेसिक्स मैंने करा दिया है। एक दो और पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है ए नाइट्रिक एसिड solution has density 1.6 gram per ml and it is 63% HNO3 by mass. Determine molarity. डेंसिटी गिवन है, परसेंटेज स्ट्रेंथ मास में दिया हुआ है, मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। जब भी आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ वगैरह दिया हो, डेंसिटी दिया हो, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से 1 लीटर सोल्यूशन एज्यूम कर लेना। अगर आप सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर एज्यूम कर लेंगे, 1 लीटर, और उसमें अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट,
तो वही मोलरिटी हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम आपने 1 लीटर लिया है, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। सही है या नहीं? क्या कहा मैंने? खुद से वॉल्यूम 1 लीटर एज्यूम कर लेना है और उस 1 लीटर वॉल्यूम में सोल्यूट के मोल को निकालने की कोशिश करना है। अगर निकाल लिया तो वही मोलरिटी हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी 1 लीटर हमने ले रखा है। सही है या नहीं? तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या कहेंगे? लेट अस कंसीडर 1 लीटर सॉल्यूशन। केमिस्ट्री ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाता है अगर उसको हम पिक्टोरिकली ज़रा विजुलाइज कर लें। हमने क्या किया? इस नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन का 1 लीटर अपने तरफ से ले लिया। तो ये बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमने 1 लीटर लिया है तो हम लिखेंगे 1000 ml। जरा देखना और आदत डालो मेरी तरह लिखने का। मैंने यूनिट लिखा है 1000 ml, नहीं तो कोई 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, उधर लीटर है उधर कुछ और है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1.6 ग्राम पर ml। यहाँ पे देखो लिखने का फायदा, मिस्टेक यही सब होता है, बाकी सबको आता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1600 ग्राम सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट भी, नाइट्रिक एसिड भी है और पानी भी है, लेकिन 63% नाइट्रिक एसिड बाय मास है। तो इसका 63% हम निकाल सकते हैं, वो नाइट्रिक एसिड का मास होगा, है या नहीं? सो मास ऑफ HNO3, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा? 1600 का 63/100, ये हो जाएगा 16 इंटू 63 ग्राम। 0 0 कैंसिल। अब तक क्या निकाल लिया हमने? 1 लीटर सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड का मास ये आ गया 16 इंटू 63 ग्राम HNO3 1 लीटर में। अब उस नाइट्रिक एसिड के मास को अगर मोल में कन्वर्ट कर दें, वही मोलरिटी हो जाएगा, क्योंकि मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है या नहीं? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड बताओ क्या हो जाएगा? 16 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 63 मास अपॉन मोलर मास। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास देखो 1 + 14 + 48, 16 इंटू 3, ये 63 होता है। ये देखो 16 मोल आ गया। 16 मोल HNO3 इन 1 लीटर सॉल्यूशन हमने सॉल्व कर दिया। बताओ मोलरिटी 16 हुआ कि नहीं? देयरफॉर मोलरिटी इज 16, इसको पढ़ते हैं मोलर। 16 मोलर सॉल्यूशन। समझ गए? और देखो क्या रहा है? What mass of Na3PO4, what mass of sodium sulfate is required to be dissolved in 250 ml water to obtain what? To obtain point remember, to obtain 8 molar सोडियम आयन। थोड़ा सा मैंने अब
इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डालना शुरू कर दिया है। अब सोडियम फॉस्फेट की मोलरिटी नहीं दी गई है आपको सोडियम आयन की मोलरिटी दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है, इससे नंबर ऑफ सोडियम आयन आ जाएगा और नंबर ऑफ सोडियम आयन से नंबर ऑफ फॉस्फेट सोडियम फॉस्फेट रिलेट हो जाएगा। किस तरह से जरा देखें, सोडियम आयन आएगा कहां से, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 जब पानी में जाएगा तो ये आयोनाइज करके देगा 3 सोडियम आयन प्लस फॉस्फेट आयन। तो अगर हम सोडियम आयन का मोल मोलरिटी और वॉल्यूम से मालूम कर लें तो सोडियम आयन के मोल से वापस सोडियम फॉस्फेट का मोल आ सकता है। रिलेशन आपको दिख रहा है कि इसके 1 मोल से इसके 3 मोल आएंगे। तो अगर सोडियम आयन का मोल सॉल्यूशन में मालूम कर लें तो सोडियम फॉस्फेट का मोल आ जाएगा, मोल आ जाएगा तो मास आ जाएगा, है या नहीं। तो अब फिर से यूज करेंगे मोलरिटी इज इक्वल टू N/V एंड देयरफॉर number of moles of sodium ion, be very careful, number of moles of sodium ion is molarity into volume, molarity 8 दिया है, volume 0.25 लीटर, 0.25, so it is 2 mole, 2 mole sodium ion। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन फिर से एक बार देख लो, रिलेशन क्या है, 3 मोल सोडियम आयन फ्रॉम 1 मोल फॉस्फेट, है या नहीं। सिंस 3 मोल सोडियम आयन फ्रॉम 1 मोल Na3PO4, तो अपने को तो 2 मोल चाहिए ना, देयरफॉर 2 मोल सोडियम आयन, यूनिटरी मेथड लगाओ, क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 2, 2/3 मोल Na3PO4। अब इसको मास में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे हम लोग, बताओ मास क्या आ जाएगा। अच्छा, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 का मोलर मास क्या निकालेंगे, 23 इंटू 3 सोडियम, फॉस्फोरस का 31 होता है, ये सब दिया जाएगा आपको, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64, ये हो गया 23 इंटू 3 69 प्लस 31 प्लस 64, 69 70 30 164 हो गया ना, 164। तो कितना आ जाएगा, सो मास, देयरफॉर मास ऑफ Na3PO4 will be small 2/3 into molar mass 164। कितना हो जाएगा ये 3 5 या 15 116 1 4 14, तो 1 4 14 3 4 या 12, 12 2 14 2 0 20 3 6 18 इंटू 2 55 होता तो 110 आ जाता ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 109.2 ग्राम अभी आ रहा है, मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया 54.6 ग्राम। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? अब जरा एक और, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये जस्ट कोरोना ब्रेक जो हो गया था पीछे उसकी भरपाई कर रहे हैं। एक सिचुएशन जरा देखो, कह रहा है डिटरमिन मास ऑफ NaCl required to be added to कितना ले लें
200 ml 2 molar NaCl solution in order to increase its molarity to कितना बढ़ा दें 3 मोलर। सिचुएशन को जरा समझो, बिल्कुल आसान है। अब सॉल्यूशन में पहले से ही कुछ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। अगर हम इसके सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से प्लान करें कि हमारे पास एक 200 ml सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 2 है, इसमें और NaCl ऐड करना है जिससे कि इसका वॉल्यूम तो 200 ml ही रहे। अच्छा, मन में आ सकता है NaCl डालने के बाद वॉल्यूम चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं। सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल लिया जाता है। कभी देखा ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, टाटा का नमक, देश का नमक, तो पानी बाहर ग्लास से निकल के गिर गया? ऐसा नहीं होता। वाइट्स में फिट हो जाएंगे सॉलिड। तो सॉलिड अगर ऐड करेंगे किसी लिक्विड में थोड़े अमाउंट में तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। सो 200 ml एंड नाउ इट्स मोलरिटी इज 3 मोलर। हमें मालूम है कि मोलरिटी होता है N/V। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अगर कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा बिफोर एडिंग NaCl एंड आफ्टर एडिंग NaCl। अगर इनिशियली इसमें N1 मोल ऑफ NaCl ले लें, फाइनली इसमें N2 मोल ऑफ NaCl ले लें, तो N2 माइनस N1 करेंगे तो मोल्स ऑफ NaCl एडेड आ जाएगा, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। समझा कुछ? यानी कि हमें N1 मालूम करना है बिफोर एडिंग NaCl, नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करके। हमें N2 मालूम करना है आफ्टर एडिंग NaCl, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करके, और उसके बाद डिफरेंस ले लेंगे मोल्स का, तो मोल्स एडेड आ जाएगा, उसको हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ NaCl एडेड आ जाएगा या नहीं? किस तरह से? यहां देखो, N1 इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, इनिशियल मोलरिटी M1V1 में लिख देता हूं। ये आ गया 2 इंटू 0.2, याद रहे ये बार बार लीटर में लेना है वॉल्यूम, सो इट इज 0.4 मोल। N2 is final molarity into final volume. Final molarity is 3, final volume वही 0.2, so it is 0.6 mole. So moles of NaCl added is equal to 0.6 minus 0.4, it is 0.2 mole. 0.2 mole. So mass of NaCl, कितना मास ऐड किया हमने? तो मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। 0.2 इंटू NaCl तो याद हो गया होगा, कई बार यूज किया हमने, 58.5 58.5 58 इंटू 2 116 117 11.7 हो जाएगा ना ग्राम। यानी कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें अगर हम 11.7 ग्राम NaCl ऐड कर दें तो फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी मोलरिटी ये हो गई। कुछ अंदर जा रहा है? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? पहले से ही एक सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट था, उसमें और सॉल्यूट बाद में हमने ऐड किया, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर कर देंगे तो कितना ऐड किया वो मालूम हो जाएगा, है ना?
एक और सिचुएशन ले, कह रहा है डिटरमिन मास ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड required to be added to 250 ml 0.6 molar NaBr solution required to be added to 250 ml 0.6 molar NaBr solution in order to increase molarity of bromide ion to कितना बढ़ा दूं 2 molar. Also determine molarity of calcium ion in the final solution. कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ब्रोमीन का होता है 80 और किसी की जरूरत ही नहीं. सिचुएशन क्या है जरा उसको समझेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे इस पे. हमारे पास एक ओरिजिनल सॉल्यूशन है सोडियम ब्रोमाइड का. अब करा कि 250 ml दिस मच मोलर NaBr सॉल्यूशन, 0.6 मोलर NaBr सॉल्यूशन 200 ml है. 200 लिया ना, 250 लिया है. 250 ml. आपको मालूम है सॉल्ट सारे आयनिक कंपाउंड है तो सॉल्यूशन में वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे. तो सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन में कैसे रहेगा, सोडियम आयन एंड ब्रोमाइड आयन, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलता है और इसलिए अगर ये 0.6 मोलर है तो ये भी 0.6 मोलर सॉल्यूशन में होगा. सो NaBr तो रहेगा नहीं, NaBr तो आयनाइज हो जाएगा और वो सॉल्यूशन में 0.6 मोलर सोडियम आयन 0.6 मोलर ब्रोमाइड आयन देगा. मोलरिटी समझा. अब अगर ब्रोमाइड आयन की इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हम चाहें तो मालूम कर सकते हैं मोलरिटी इनटू मालूम करके. अब करा इसमें कैल्शियम ब्रोमाइड ऐड करो इतना कि ब्रोमाइड आयन हो जाए 2 मोलर. ये है क्वेश्चन. 2 मोलर चाहिए ना, हाँ 2 मोलर. यानी कि कैल्शियम ब्रोमाइड ऐड करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम तो 250 ml ही रहेगा, लेकिन इसमें ब्रोमाइड आयन 2 मोलर हो जाएगा. अब देखो, इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल मोलरिटी, फाइनल वॉल्यूम फाइनल मोलरिटी मालूम है, तो इससे इनिशियल और फाइनल सॉल्यूशन में हम ब्रोमाइड आयन के मोल्स मालूम कर सकते हैं ना. मोल्स ऑफ ब्रोमाइड आयन इनिशियली कितना हो जाएगा, मोलरिटी 0.6 इंटू वॉल्यूम 0.25, देख लो 0.6 इंटू 0.25 लीटर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 6 150.15 मोल. फाइनल मोल्स ऑफ ब्रोमाइड आयन इन द फाइनल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, फाइनल मोलरिटी 2 इंटू फाइनल वॉल्यूम तो 0.25 ही रहेगा.
0.5 मोल, तो ब्रोमाइड के कितने मोल ऐड करने पड़ेंगे डिफरेंस के बराबर। सो मोल्स ऑफ ब्रोमाइड आयन added is equal to 0.5 final minus 0.15, so it is 0.35 मोल। याद रखें ब्रोमाइड पे भी बात हो रही है, लेकिन ब्रोमाइड आयन आएगा कहाँ से? कैल्शियम ब्रोमाइड से, और कैल्शियम ब्रोमाइड इस तरह से आयोनाइज होगा। बताओ होगा कि नहीं? टू मोल ब्रोमाइड आयन 1 मोल कैल्शियम आयन से आता है। 2 मोल ब्रोमाइड आयन फ्रॉम 1 मोल CaBr2, तो ये बताओ कि 0.35 मोल ब्रोमाइड आयन 0.35/2 मोल CaBr2 से आएगा कि नहीं? आएगा ना? अब कैल्शियम ब्रोमाइड का मोल आ गया, तो इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मास ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड, अच्छा इसका मोलर मास कितना होगा? इसका मोलर मास 40 कैल्शियम का अब प्लस 2 इंटू 80, ये मैंने दे रखा है पीछे 160, ये हो गया 200, 40 प्लस 160 200। मास ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड कितना हो जाएगा? 0.35/2 इंटू 200 ग्राम, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, ये हो गया 100, इट इज 35 ग्राम। ये लो, यानी कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन कैल्शियम ब्रोमाइड का आपको दिया गया है, सॉरी कैल्शियम ब्रोमाइड नहीं, सोडियम ब्रोमाइड का, उसमें 35 ग्राम अगर कैल्शियम ब्रोमाइड ऐड करेंगे तो हमें डिजायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें एक और बात पूछी गई थी कि ऑल्सो डिटरमिन मोलेरिटी ऑफ कैल्शियम आयन इन द सॉल्यूशन। अब ये बताओ कि कैल्शियम ब्रोमाइड का मोल तो आ गया हमारे पास, और जितने मोल कैल्शियम ब्रोमाइड उतने ही मोल कैल्शियम आयन सॉल्यूशन में। तो ये बताओ कि इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू 0.35/2 इन 0.25 लीटर। अब देखो कैल्शियम आयन के मोल और वॉल्यूम पता है तो मोलरिटी आ जाएंगे, मोल बाय वॉल्यूम। सो मोलरिटी ऑफ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू 0.35/2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये 0.25 लीटर है, तो 0.25 इंटू 2.5 हो गया, 0.5 तो ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0.7 मोलर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? 0.7 मोलर, यानी कि सॉल्यूशन में कैल्शियम आयन की मोलरिटी 0.7 होगी और ब्रोमाइड आयन की मोलरिटी 2 होगी, और उस 2 में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, NaBr का भी और कैल्शियम ब्रोमाइड का भी, ठीक है ना? अब जरा मोलरिटी में एक पॉइंट देखो, थ्योरेटिकल पॉइंट है,
मोलरिटी ऑफ प्योर लिक्विड, किसी प्योर लिक्विड की मोलरिटी भी निकाली जा सकती है। यूजुअली तो हमने कहा है मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो उसमें सोल्यूशन में सॉल्वेंट होता है लिक्विड और कुछ सॉलिड सोल्यूट हम डिजोल्व करते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सिंगल कंपोनेंट प्योर लिक्विड से वाटर, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, किसी प्योर लिक्विड की मोलरिटी, ये क्या हो जाएगा? इट इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड इन इट्स 1 लीटर। उसी लिक्विड के 1 लीटर में मोलरिटी मोल पर लीटर। अगर सोल्यूट होता है तो सोल्यूट का मोल 1 लीटर सोल्यूशन में, लेकिन अगर प्योर लिक्विड है तो जो भी लिक्विड है उसके कितने मोल हैं उसी के 1 लीटर में, ये उसकी मोलरिटी हो जाएगी। समझे इस बात को? तो अगर एक एग्जाम्पल इसका हम लें से वाटर का, इसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। अगर कोई हमसे पूछे कि वाटर की मोलरिटी क्या होगी, तो 1 लीटर वाटर में वाटर के मोल। तो ये बताओ कि 1 लीटर ऑफ वाटर में 1000 ml में 1000 ग्राम ऑफ वाटर होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये आ गया मास, वाटर का मोलर मास 18, तो 1 लीटर वाटर में 1000/18 मोल, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 55.55 मोल आता है वाटर होगा। कितने वॉल्यूम में? 1 लीटर में। एंड देयरफॉर मोलरिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच? 55.55 मोलर। एक आधा और हम ले सकते हैं सिचुएशन। सपोज करो कहा जाता है डेंसिटी ऑफ से बेंजीन C6H6, ये एक लिक्विड होता है जो डीजल, सुनते हो ना, डीजल पेट्रोल पंप पे जो मिलता है, जो हम यूज करते हैं डीजल व्हीकल में एज ए फ्यूल, उसका मेजर कंपोनेंट बेंजीन होता है। और जो पेट्रोल हम यूज करते हैं अपने स्कूटी में, उसका मेजर कंपोनेंट पेंटेन एंड हेक्सेन का मिक्सचर होता है। एन पेंटेन एंड एन हेक्सेन का मिक्सचर होता है। और डीजल में मेनली बेंजीन होता है, टोलिन भी होता है बट मेनली बेंजीन होता है। सो डेंसिटी ऑफ बेंजीन इज 0.76 ग्राम पर ml। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं डेंसिटी चेंज कर दे रहा हूँ, 0.78 ग्राम ले लो, 0.78 ग्राम पर ml। डिटरमिन मोलरिटी ऑफ लिक्विड बेंजीन। तो क्या करेंगे? 1 लीटर हम लिक्विड बेंजीन लेंगे। लेट अस टेक take 1 liter which is 1000 ml बेंजीन। ये बताओ कि उसका मास 1000 ml इंटू 0.78 ग्राम पर ml 780 ग्राम होगा कि नहीं? 1 लीटर बेंजीन में 780 ग्राम बेंजीन होगा। मोल में कन्वर्ट कर दे बेंजीन को, वही मोलरिटी हो जाएगी, क्योंकि मोलरिटी मोल पर लीटर इज इक्वल टू 780/78 बेंजीन C6H6 12 × 6 + 6 78 इसका मोलर मास।
तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 10 मोल। कितने वॉल्यूम में? 1 लीटर में। तो 1 लीटर में जो मोल होता है सोल्यूट का, आप प्योर लिक्विड में सोल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट है, तो उसी का मोल, वही मोलरिटी हो जाएगा। सो मोलरिटी इज टेन मोलर। समझ में आ गई बात? सो मोलरिटी प्योर लिक्विड का भी हम निकाल सकते हैं। जेई में ये सब आ रखा है क्वेश्चन, एक बार आया था, एसिटिक एसिड का मोलरिटी निकालो, डेंसिटी दिया हुआ था, वैसे ही करेंगे जैसे इथेनॉल का किया, जैसे वाटर का किया। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मोलरिटी की मैंने आपको दी। एक और इंफॉर्मेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको जरा एक प्रैक्टिकल वे में मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो हमारे पास एक बीकर है जिसमें 5 लीटर सॉल्यूशन है, 5 लीटर NaCl का सॉल्यूशन है, और इसमें NaCl के मोल कुछ ले लेते हैं, मान लो कितना ले लें, 10 मोल ले लेते हैं। तो ये बताओ, और ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यहाँ पे मोलरिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर देखें तो मोलरिटी होता है ना N/V। बताओ ये 10/5 2 मोलर होगा कि नहीं? अब क्या करते हैं, इसको जरा बाहर से सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बीकर को, सॉल्यूशन को हमने बंद किया और इसे हीट टू 50 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन को थोड़ा हीट कर देते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे। ये बताओ क्या चेंज आएगा? ये सील्ड है, बंद है, N = 10 मोल ही रहेगा कि नहीं? अरे भाई बंद है तो सोडियम क्लोराइड कहीं गया तो नहीं? तो सोडियम क्लोराइड अगर कहीं नहीं गया तो उसका मास चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा तो मोल चेंज नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सपेंशन होता है। अब लिक्विड का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 5 लीटर नहीं रह जाएगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम, और यहां पे अब वॉल्यूम ग्रेटर देन 5 लीटर हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम ग्रेटर देन 5 लीटर हो जाएगा तो ये बताओ कि मोलरिटी 50 डिग्री सेल्सियस पे N/V 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जहां पे ये V ग्रेटर देन 5 है, तो ये बताओ कि इसकी वैल्यू लेस देन 2 हो जाएगी कि नहीं? अरे डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी कि नहीं? दो बातें इससे समझ में आए। पहली बात, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज मोलरिटी इज डिफाइंड इन वॉल्यूम। मोलरिटी वॉल्यूम में डिफाइंड है, मोल्स पर लीटर, एंड वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एंड देयरफॉर मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बात समझ में आया सबको? मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एक बात। और दूसरा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी डिक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो मोलरिटी इंक्रीज होगी। समझ गया? सो मोलरिटी depends on temperature to
इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज मोलरिटी एंड वाइस वर्सा। सही है ना? यहां पे एक छोटा सा चैलेंज मैं आपको छोड़ रहा हूं सोचने के लिए। सोचना, H2O लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे है, हीटेड ग्रेजुअली, धीरे धीरे हीटेड ग्रेजुअली, what will be the trend of मोलरिटी। मोलरिटी की ट्रेंड क्या होगी? और ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, लेकिन बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप सबको मालूम है, ये मुझे मालूम है, तो कोशिश करने जा देखना क्या होगा इसमें। सो मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब मोलरिटी में आज कुछ डिफरेंट बात करते हैं। आ जाओ, एक फॉर्मूला इसमें आएगा सबसे पहले, डाइल्यूशन फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी का डाइल्यूशन फॉर्मूला। सबसे पहले तो डाइल्यूशन का मतलब एडिंग सॉल्वेंट। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एक जरा प्रैक्टिकल सिचुएशन से इसको विजुलाइज करो, समझने की कोशिश करना फंडामेंटल्स को कि क्या इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करो हमारे पास 2 लीटर सोल्यूशन है NaCl का, जिसकी मोलरिटी कुछ ले लेते हैं 2 मोलर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना होगा, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इस बार लीटर ही है, ये बताओ 2 इंटू 2 4 मोल होगा कि नहीं? अब अगर मैं कहूं कि इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दो, वाटर ऐड कर दो, कितना ऐड करें? से 3 लीटर पानी ऐड कर देते हैं, तो यहां जो सोल्यूशन बनेगा, अब उस सोल्यूशन का वॉल्यूम 3 लीटर प्लस 2 लीटर ये 5 लीटर हो जाएगा। लेकिन पानी के आने जाने से सोडियम क्लोराइड के मोल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि फाइनल सॉल्यूशन में भी सोडियम क्लोराइड के 4 मोल ही होंगे। मानते हो ना? तो यहां पे सोडियम क्लोराइड स्टिल 4 मोल ही होगा। मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड चेंज नहीं होगा सॉल्वेंट के आने से। अगर इसकी मोलरिटी कुछ मान लेते हैं m है मोलरिटी, तो ये बताओ कि ये मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ये 4 होगा कि नहीं? अरे होगा ना, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। सो मोलरिटी इनटू 5 इज इक्वल टू 4 मोल। सो मोलरिटी इसकी चेंज हो गई 4/5 0.8 मोलर। ये करते समय हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया? कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि डाइल्यूशन में सोल्यूट के मोल चेंज नहीं होंगे। है नहीं? तो अगर हम इसको जनरलाइज करें और अगर इसकी मोलरिटी कुछ ले लें m1, इसकी वॉल्यूम को बोलें v1, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकाला हमने? m1 इंटू v1। यहां देखो फाइनल इसकी मोलरिटी अगर हम ले लें कुछ m2, इस वॉल्यूम को बोलें v2,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 4 के लिए क्या किया हमने, देखो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया M2V2, और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये है मोल्स ऑफ NaCl बिफोर डाइल्यूशन और ये है मोल्स ऑफ NaCl आफ्टर डाइल्यूशन, एंड डाइल्यूशन में सोल्यूट का मोल चेंज नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं जनरलाइज करके इसको कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहां पे M1 एंड M2 मोलरिटीज बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन है। V1 इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 फाइनल वॉल्यूम है या नहीं? समझ गए सब लोग? अब इसे यूज कैसे करते हैं जरा सा वो देखते हैं। एक सिचुएशन से स्टार्ट करो। करा what volume of water must be added to a 150 ml 6 molar HCl solution to bring down its molarity टू, कितना ला दें 2 मोलर लो। 150 ml 6 मोलर HCl सोल्यूशन है, उसमें कितना पानी डाल दें सो दैट उसकी मोलरिटी डिक्रीज हो जाए टू 2 मोलर। ये बताओ कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाओगे जहां पे M1 ओरिजिनल मोलरिटी 6, M2 फाइनल मोलरिटी 2, V1 150, V2 निकाल लेते हैं पहले। M1 2, V1 150 ml इज इक्वल टू M2 2, V2, यहाँ V2, ये देखो मैंने वॉल्यूम मिलीलीटर में ही रहने दिया है तो इससे V2 भी मिलीलीटर में ही आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, 6 है ना जी, तो बताओ V2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 450 ml हो गया। ये तो फाइनल वॉल्यूम है, 150 तो पहले से ही था, तो बाद में कितना पानी ऐड किया होगा हमने 200 ml। सो वाटर एडेड इज हाउ मच, 450 माइनस 150, ये तो पहले से ही था, सो इट इज कितना 300 ना, 300 ml, 300 ml। समझ गए? और कुछ सिचुएशन है? कह रहा है what volume of a H2SO4 solution of density 1.8 gram per ml and 60% by mass will be required for preparing 250 ml 1.5 molar H2SO4 solution। सिचुएशन को प्रैक्टिकली जिस दिन आपने विजुलाइज करना सीख लिया, नो वन कैन डिफीट यू केमिस्ट्री में। एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का जिसकी
डेंसिटी गिवन है, परसेंटेज स्ट्रेंथ गिवन है, पूछ रहा है उसका कितना वॉल्यूम चाहिए टू प्रिपेयर ए न्यू सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी मोलरिटी 1.5 है, वॉल्यूम 250 ml। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि सपोज करो आज आप केमिस्ट्री के लैब में आए, कहाँ आए? केमिस्ट्री के लैब में, केमिस्ट्री के लैब में आए और मस्ती करने लगे। नहीं नहीं, सॉल्यूशन बनाना है। केमिस्ट्री के लैब में यूजुअली मस्ती होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं पाता है। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन H2SO4 सॉल्यूशन का बॉटल रखा था जिस पे लिखा था 1.8 ग्राम पर ml डेंसिटी, 60% सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको ये बॉटल पकड़ा दिया, कहा ये लो, जाओ इसको लेके जाओ और इसमें से कुछ सल्फ्यूरिक एसिड निकालो, रिमेनिंग पानी डालो उसमें, और जो सॉल्यूशन बने आपका उसका वॉल्यूम हो 250 ml और उसकी मोलरिटी 1.5 हो। समझा? यानी कि इस ओरिजिनल सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम मोलरिटी मालूम कर लें, ओरिजिनल मोलरिटी, और उसका थोड़ा सा लेके रिमेनिंग पानी डाल के डाइल्यूट कर दें तो हमें 250 ml सॉल्यूशन बन जाएगा जिसकी मोलरिटी होगी 1.5। यानी कि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इसकी मोलरिटी को मालूम करना है ना। तो अगर हम, ये तो हम कई बार कर चुके हैं, इसको अगर हम M1 बोलें तो सबसे पहले यही निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका मैंने आपको बताया था? लेट अस कंसीडर 1 लीटर सॉल्यूशन। जब भी परसेंटेज में सॉल्यूशन दिया हो 1 लीटर लेके नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का निकाल लो, वही मोलरिटी हो जाती है। सो लेट अस कंसीडर 1 लीटर सॉल्यूशन। बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1800 ग्राम। मास ऑफ H2SO4 उसमें कितना हो जाएगा? तो 1800 का 60%, 60 बाय 100 गया, 1 0 से 1 0, दूसरा इधर से, तो ये कितना हो गया? 18, 6 जाओ 108 ग्राम। ये आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितने वॉल्यूम में? 1 लीटर में। सो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओरिजिनल इज इक्वल टू 1080 अपॉन 98 होता है मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मैं इसको अप्रॉक्स करके सॉल्व कर देता हूँ। 98, 980, 10, 11, मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 11 ले लेता हूँ, 11 मोल, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना। 11 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितने वॉल्यूम में? 1 लीटर में। ये बताओ कि ओरिजिनल मोलरिटी जिसको हमने M1 कहा था ये 11 मोलर है या नहीं? फाइनल मोलरिटी पता है 1.5 मोलर। फाइनल वॉल्यूम भी पता है, कितना बनाना था? 250 ml। इनिशियल वॉल्यूम मालूम नहीं है, यानी कि आपको इनिशियल वॉल्यूम कुछ 10 ml, 15 ml, 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, बाकी पानी ऐड करना है ताकि 250 ml सॉल्यूशन बन जाए जिसकी मोलरिटी हो 1.5। तो बताओ ये डाइल्यूशन फॉर्मूला है या नहीं? हमने क्या किया? हमने बीकर में थोड़ा सा V1 ml 11 मोलर H2SO4 लिया, उसमें हमने पानी डाला। इतना पानी डाला कि अब ये हो गया कितना? 250 ml जिसकी मोलरिटी 1.5 है। तो डाइल्यूशन ही तो हुआ। तो लगाओ M1V1 इंटू M2V2, क्या हो जाएगा? सो M1V1
is equal to M2 V2, M1 is 11, V1 unknown है, M2 1.5, V2 250. So 250 into 15, 25 into 15 कितना हो जाएगा? 115 into 25. So V1 is what? 15 into 25 divided by 11. ये 25 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा ये? 11 1 जा 11, 4 15, 4 0 40, 11 3 जा 33, 7 6, 1.36 into 25 ml कितना हो जाएगा? कैलकुलेट ही कर लेते हैं। हाँ होता है कैलकुलेटर। वन 1.36 into 25, 34। क्या सीखा हमने कि अगर ओरिजिनल सल्फ्यूरिक एसिड का 34 ml लेके बैलेंस कितना 216 216 मिलीलीटर पानी उसमें ऐड कर दो तो जो न्यू सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी हो जाएगी 1.5। समझ गए ना? तो इस तरह से डाइल्यूशन फॉर्मूला वर्क करता है। तो आज से हमने रिज्यूम किया है, आज फर्स्ट डे है आपका। आज थोड़ा सा यहीं पे मैं रोक रहा हूं। अब आगे का डीपीपी वगैरह आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड होते रहेगा। कंसंट्रेशन का डीपीपी मैंने अपलोड कर दिया है, अब आप उसको निकाल के सॉल्व करना शुरू कर दो एंड थिंग्स विल कंटिन्यू एज यूजुअल, जैसे चलना चाहिए। वंस अगेन I can assure you that now the situation will be more better than the previous one. Thank you.